हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में। और आज का टॉपिक है काव्य के दोष। फ्रेंड्स, मैं काव्य शास्त्र के ऊपर पूरी वीडियो एक साथ लेकर के आई थी। पहले मैंने काव्य शास्त्र के ऊपर डाली थी, फिर मैंने काव्य के गुणों के ऊपर बात की थी और उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उसे अच्छी तरह समझा भी होगा। आज मैं लेके आई हूँ काव्य के दोषों के ऊपर अपनी वीडियो को। तो काव्य के दोष क्या है या काव्य शास्त्र के ऊपर पूरी जानकारी चाहिए तो फ्रेंड्स, जो लोग भी अप्रैल में आने वाले टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में बैठ रहे हैं वो लोग चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं काव्य के दोषों को। काव्य के दोषों को समझने से पहले देखेंगे कि काव्य दोष होते क्या है। जितने प्रकार है उन प्रकारों के बारे में भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, काव्य दोष मतलब किसी काव्य को पढ़ने में जब उसके अर्थ को समझने में हमें बाधा उत्पन्न होती है, तो जिन तत्वों के कारण वो बाधा उत्पन्न हुई उन तत्वों को काव्य के दोष कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब काव्य के रसास्वादन में हमें बाधा उत्पन्न होती है तो वो काव्य दोष होते हैं। काव्य सौंदर्य का अपकर्ष होता है तो उसे हम काव्य दोष कहते हैं। काव्य दोषों के ऊपर आचार्य भामा, मम्मट और वामन आदि ने अपने अपने विचार दिए हैं। फ्रेंड्स, अब देख लेंगे कि जो काव्य के दोष हैं उनके प्रकार कितने हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, अगर हम अलग अलग आचार्यों की बात करें तो सबने अलग अलग प्रकार दिए हैं, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में मैं उन वाले दोषों को लेके आई हूँ जिनमें से 100% प्रश्न पूछे ही जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि हमेशा प्रश्न जो आते हैं वो इन्हीं से आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आपके लिए वीडियो में आज समझाने का प्रयास किया है, इसमें पहले में काव्य दोषों को मैंने 3 तरीके से बांटा है। पहला है रस दोष, अर्थ दोष और रस दोष। मेन यही 3 दोष जो है काव्य में माने जाते हैं। इसके अंतर्गत या इसके बाहर भी बहुत सारे प्रकार दिए हैं, लेकिन जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है तो मेनली 3 ही दोष आते हैं, बाकी इनके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग शब्द दोषों को कि शब्द दोष कौन कौन से होते हैं। तो शब्द दोष 6 तरीके के होते हैं, जिसको मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है और उसको उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है श्रुति कटुत्व दोष, मतलब जिसको सुन के ही हमें अच्छा न लगे, कानों को जो प्रिय ना लगे, वो श्रुति कटुत्व दोष होता है। इसमें क्या होता है, कोमल रसों के वर्णन में कठोर वर्णों का यूज होता है। जैसे कोमल वर्ण या कोमल रसों, जैसे ज्यादातर श्रृंगार रस, शांत रस और करुण रस का जब प्रयोग हो रहा हो तो उसमें कठोर शब्दों का यूज होने लगता है। मतलब कुछ ऐसे शब्द जो कर्ण प्रिय ना हो। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, मैंने बताई दिया आपको, श्रृंगार, शांत, वात्सल्य इत्यादि में इसका यूज होता है। और इसमें जब कठोर वर्ण आने लग जाए, जब इन रसों का यहाँ कहीं प्रयोग हो रहा है और उसके साथ ही कठोर वर्ण आने लग जाते हैं, तो वो श्रुति कटुत्व कहलाते हैं। उदाहरण के द्वारा देखेंगे इसको। देखिए, देखत कतु कौतुक इतै देखु नेक विचारी, कब की इकटक डट रही टटिया अंगुरिन डारी। अब यहाँ जो मैंने उदाहरण लिखा है बहुत ही सुंदर उदाहरण है श्रृंगार रस का। क्यों है? क्योंकि यहाँ है देखत कतु कौतुक, मतलब इसका अर्थ ये है कि एक नायिका नायक को जो टटिया मतलब किसी बांस और खपच्ची जो होती हैं उनका बना हुआ एक पर्दा कह लीजिए, बांस और खपच्चियों का पर्दा बना हुआ, उसको कहते हैं कि उंगली से उसको हटा करके नायक को देख रही है। रही टटिया अंगुरी डाल, मतलब अंगुली डाल करके उस टटिया को किनारे करके नायक को देख रही है। अब है तो श्रृंगार रस, लेकिन यहाँ पे ट वर्ग के आने से टटिया शब्द जो आया है वो शब्द श्रुति कटुत्व लग रहा है, मतलब सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी शांत या श्रृंगार या वात्सल्य या कोई करुण रस हमारे सामने आया और कोई ऐसा शब्द उसमें आ जाए तो वो श्रुति कटुत्व कहलाता है। टटिया का अर्थ जैसे आप समझ ही गए, मतलब बांस की बनी हुई या लकड़ियों इत्यादि से बना हुआ कोई जीना सा पर्दा कह सकते हैं, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। अब देखते हैं अगला वाला, च्युत संस्कृति दोष। च्युत संस्कृति दोष क्या होता है? व्याकरण के नियमों के विरुद्ध पदों या शब्दों का प्रयोग करने से, जब हम व्याकरण के विरुद्ध मतलब व्याकरण के अनुसार ना करके
उससे अलग ही शब्दों या नियमों के विरुद्ध हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो च्युत संस्कृति होती है। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए, मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। अब यहाँ पे क्या है, बोला जो क्रिया है वो पुल्लिंग है, ये सब लोग आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। उसका प्रयोग सीता के लिए किया गया है कि मरम वचन जब सीता बोला, मतलब ये जो पुल्लिंग का शब्द है उसको स्त्री सीता के लिए यूज किया गया है और ये व्याकरण का एक दोष है। इस कारण च्युत संस्कृति दोष यहाँ पे माना गया है। अब ये आपके सामने क्लियर हुआ, च्युत संस्कृति मतलब जब व्याकरण के नियमों के विरुद्ध शब्दों का प्रयोग होता है तो च्युत संस्कृति प्रयोग होता है। तीसरा है ग्रामत्व दोष। ग्रामत्व दोष क्या होता है, साहित्यिक रचना में ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होने पर ग्रामत्व दोष होता है। मतलब अमूमन होता क्या है, जब हम साहित्य की बात करते हैं, साहित्य रचना करते हैं तो ग्रामीण शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं ही होता, लेकिन अगर कहीं दिखता है तो उसे हम कहते हैं ग्रामीणत्व दोष। इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए, मुंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। अब यहाँ पे जो मुंड शब्द है ये ग्रामीण शब्द है। देखिए, यहाँ मैंने लिखा भी है, मुंड शब्द गंवारू है जिसका साहित्य में प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता, तो यहाँ मुंड शब्द आ जाने के कारण ग्रामत्व दोष आ गया है। अगला है अश्लीलत्व दोष। अश्लीलत्व दोष जिसमें अश्लीलता या फूहड़पन और भद्दापन जब हमें काव्य रचना में देखने को मिले तो उसे हम अश्लीलत्व दोष कहते हैं। इसको देखिए, समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। देखिए, दस्त से खाना खिलाया मैंने अपने यार को, प्यास जब उसको लगी पेशाब मैंने कर दिया। अब ये रचना देख करके हमें पढ़ के या सुनकर ही अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, और एक अश्लीलता वाली बात, एक घृणा वाली बात हमारे मस्तिष्क में एकदम से आ रही है। इसके अर्थ को समझिए तो और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देखिए, यहाँ दस्त का मतलब हाथ से है, यहाँ दस्त लिखा हुआ है, ये अश्लील शब्द यहाँ लिखा हुआ है, जबकि दस्त का मतलब हाथ होता है। और अपने यार को यानी अपने मित्र को मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया, भाव ये है इन पंक्तियों का। और पेशाब तथा पेशाब का जो अर्थ है वो पेश करना है, मतलब प्यास जब उसको लगी पेशाब मैंने कर दिया। पेशाब का मतलब मैंने पेश कर दिया, तो यहाँ पेशाब शब्द जो है वो अश्लील है, फूहड़ है और भद्दा है, तो यहाँ पे अश्लीलत्व दोष जो है वो आ गया है। चलिए अगला देखते हैं, क्लिष्ट दोष। अब क्लिष्ट दोष को समझिए, जहाँ किसी शब्द का अर्थ आसानी से समझ में ना आए, मतलब क्लिष्टता हो, वहां पे हम ना समझ पाए उसको पढ़ करके उसका अर्थ, हमें बहुत ज्यादा दिमाग जो है उसमें दौड़ाना पड़े और बार बार हम अपना दिमाग दौड़ा करके उसके अर्थ को नहीं समझ पाते, तो वहां पे क्लिष्ट दोष होता है। चलिए उदाहरण इसका मैंने बहुत अच्छा उदाहरण लिखा है, आई होप आपको इसे समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए, वेद नखत ग्रह जोरी अरग, करी को बरजय हम खात। यहाँ पे ग्रह, नक्षत्र और वेद, इन सबको जोड़ करके जो योग आता है उसका आधा हम खाते हैं, ये उसका अर्थ है। अब देखिए, मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ वेद 4 हो गए, नक्षत्र 27 हो गए, ग्रह 9 हो गए और इनका योग हो गया 4 धन 27 धन 9 बराबर 40, इसका योग हो गया। और यहाँ है अरग करी को बरजय हम खाते, मतलब इसको आधा करके जो बचता है उसे हम खाते हैं, तो इसका आधा यानी 20 हुआ। तो 20 का यहाँ पे जो अर्थ लिया गया है विष से लिया गया है, तो विष अर्थ हुआ। अर्थ ग्रहण करने में यहाँ पे कठिनाई हुई है, तो यहाँ पे जो विष ग्रहण करना है उसको इस तरीके से समझाया, वेदों की संख्या बता दी, नक्षत्रों की संख्या बता दी और आपके ग्रहों की संख्या बता दी, उन सब का योग करके जो आधा बचता है उतना हम खाते हैं, तो वो तो 20 हो गया। लेकिन यहाँ अर्थ दे रहा है विष से, तो यहाँ अर्थ को समझने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। चलिए अब अगला देखते हैं, अप्रतितत्व दोष। अप्रतितत्व दोष क्या होता है, लोक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग होने पर अप्रतितत्व दोष होता है। यानी कि जो हमारा लोक व्यवहार, रोजमर्रा का जो सामान्य जीवन है, जब हम इसमें साहित्यिक शब्दों का यूज करने लग जाते हैं, शास्त्रीय शब्दों का यूज करने लग जाते हैं, तो अप्रतितत्व दोष होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं।
विषम यह गोदावरी अमृतन को फल देत। यहाँ पे जो विषम नहीं, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। यहाँ विस्मय शब्द का प्रयोग जल के लिए होता है। मतलब इस वाले जो ये आपको मैंने उदाहरण लिखा है, इसमें विस्मय का प्रयोग जल के लिए हुआ है और जो सामान्यतः लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होता। कभी भी विस्मय के लिए जल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता। लोक व्यवहार में अगर हम देखें तो विस्मय का अर्थ होता है कि किसी चीज को लेके विस्मित हो जाना, अचंभित हो जाना, ये वाली बात होती है। लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ लिया गया है जल। तो ये जो है अप्रीतितत्व दोष हो गया, क्योंकि ये शास्त्रीय शब्द है। तो फ्रेंड्स, ये आपने दोष जो है इसके समझे। अब हम लोग समझेंगे अर्थ के आधार पे। चलिए देखते हैं अर्थ दोष कौन कौन से हैं। उनको मैंने यहाँ समझाने के लिए पूरा लिख दिया है, एक एक करके आपको समझाऊंगी। अभी आपने शब्द दोष समझे, अब अर्थ दोष को हम लोग समझेंगे। अर्थ दोष, पहला दोष है इसमें ग्रामत्व दोष। ग्रामत्व दोष साहित्यिक रचना में ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का यूज होने से या प्रयोग होने से ग्रामत्व दोष होता है। जैसे खोपरी पे परती पन्हैया ब्रज नारिंगी, यहाँ पे जो खोपरी शब्द है इसमें ग्रामत्व दोष है। खोपरी शब्द ज्यादातर गांव में ही ग्रामीण भाषा में यूज होता है, तो इसमें ग्रामत्व दोष है खोपरी शब्द में। और दूसरा है दुष्क्रम, मतलब क्रम की बात है, जो क्रम है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। दुष्क्रम वो वाला दुष्क्रम समझ लेना आप लोग, दुष्क्रम की बात हो रही है जहाँ पर शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध क्रम होता है। यहाँ क्रम की बात हो रही है, यानी शास्त्र और लोक के विरुद्ध जो क्रम होता है उसकी बात यहाँ पे हो रही है, वहां पे दुष्क्रम होता है। और उदाहरण देख लीजिए, नृप मोको है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रम की ही बात है कि क्रम गलत तरीके से दिया गया है। क्यों दिया गया है? यहाँ राजा से कहा जा रहा है कि यहाँ होना तो ये चाहिए था कि पहले हाथी मांगना चाहिए था, फिर घोड़ा मांगना चाहिए था। यहाँ पे मतलब कोई राजा से कह रहा है कि मुझे घोड़ा दे दो या फिर जो है आप मुझे हाथी दे दो। ये क्रम गलत है, क्योंकि वो या तो पहले जो उसको मांगना ये चाहिए था कि पहले वो हाथी मांगता और हाथी मांगने के बाद न मिलने पर फिर वो घोड़ा मांगता। सही क्रम ये होता, लेकिन यहाँ पे क्रम गलत है कि मोको है दीजिए, है मतलब घोड़ा, कि मुझे घोड़ा दीजिए अथवा मत गजेंद्र, या फिर मुझे मत गजेंद्र मतलब हाथी दीजिए। या तो आप मुझे घोड़ा दे दो, और राजा ने जब मना कर दिया कि मैं घोड़ा नहीं दूंगा, तो फिर वो कह रहा है हाथी दे दो। तो ये बात थोड़ी अटपटी सी हो गई कि अगर आप पहले हाथी मांगते और राजा मना करता, तब आप कहते कि मुझे फिर घोड़ा दे दो। तो क्रम का दोष है। तो यहाँ पे जो दोष है वो दुष्क्रम दोष है, मतलब क्रम की दुष्टता का दोष है, क्रम गलत होने का दोष है। फिर है पुनरुक्ति दोष, जहाँ किसी एक वाक्य द्वारा किसी अर्थ विशेष की प्रतीति हो जाने के बाद भी उसी अर्थ वाले शब्द या वाक्य का पुनः आगमन होता है। बार बार वही शब्द या वाक्य आते हैं। जैसे सबको जानत जहान सारे जगत, यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थ की प्रतीति हमें पता चल रही है, अर्थ हमें समझ में आ रहा है, लेकिन शब्द बार बार यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पर जहान शब्द संसार के अर्थ में 2 बार आया है। कैसे आया है? देखिए, सबको जानत जहान, जहान मतलब ये भी जगत या संसार की बात हो रही है, और जगत वो भी संसार की बात हो रही है। तो अगर ये दोनों नहीं लगते, केवल एक लगता तो भी हमें समझ में आ जाता, लेकिन ये शब्द 2 बार आने के कारण यहाँ पे क्या हो गया है, पुनरुक्ति दोष जो है वो हमें सामने आया। तो ये आपने अर्थ दोष समझे, 4 थे। ग्रामत्व दोष था एक, दूसरा दुष्क्रम दोष था, तीसरा पुनरुक्त दोष था। मतलब 3 दोष इसके जो है यहाँ पे थे। 3 दोषों को हमने जाना ये, और अब हम देखेंगे वाक्य दोष क्या होते हैं। तो आपने समझे पहले शब्द दोष, फिर आपने देखे अर्थ दोष, अब हम देखेंगे वाक्य दोष कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं। पहले जानेंगे कि वाक्य दोष क्या होते हैं। जहाँ किसी वाक्य अथवा वाक्यांश की रचना दोषपूर्ण होती है, मतलब कोई वाक्य या वाक्य का कोई अंश जो है वो दोषपूर्ण है, तो उसमें हम वाक्य दोष कहते हैं। वाक्य का दोष वहां पे देखा जाता है। अब इसके प्रकार, पहला है न्यून पदत्व दोष, मतलब जिसमें पदों की कमी है या न्यूनता है। जहाँ किसी वाक्य रचना में शब्द की कमी रह जाती है
और अर्थ पूरा नहीं निकलता, वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। जो बात मैंने आपसे कही कि वहाँ पे अर्थ पूरा नहीं निकल पा रहा, मतलब पदों की कमी है, न्यून पदत्व मतलब पदों की कमी, उसका दोष होता है, तो वो न्यून पदत्व होता है। दूसरा है अधिक पदत्व दोष। जब वाक्य में आवश्यकता से अधिक शब्द या पदों का निरर्थक प्रयोग होता है, मतलब अनावश्यक प्रयोग होता है, तो वहां पे अधिक पदत्व दोष होता है। फिर है अक्रमत्व दोष, जिसमें क्रम का दोष होता है, मतलब जो पहले मैंने बताया था आपको अर्थ के दोष के आधार पे, वही जो है वाक्य दोष में भी आता है, वाक्य दोष के अंतर्गत भी आता है अक्रमत्व दोष, जहाँ वाक्य में किसी शब्द का क्रम अनुचित रखा जाता है, मतलब अनुचित तरीके से क्रम रखा जाता है। जैसे मैंने आपको मतलब वो वाला बताया था, घोड़ा और गजेंद्र वाला, कि क्रम ये होना चाहिए था कि पहले हाथी मांगना चाहिए था, हाथी मांगना चाहिए था, और अगर हाथी नहीं मिलता तो वो घोड़ा मांगता। तो ये क्रम की जो बात थी, क्रम पहले ये होना था, और यहाँ पे भी वही बात कही गई है कि क्रम सही होना चाहिए। जब क्रम सही नहीं होता तो अक्रमत्व दोष वहां पे होता है। फिर है पुनरुक्त दोष। पुनरुक्त दोष क्या होता है? जहाँ किसी विचार का एक ही अर्थ में अलग अलग वाक्यांशों में दोहराना, मतलब किसी विचार का एक ही अर्थ में अलग अलग रूप में उसे दोहराना वाक्यांशों में। जैसे जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नल में तोरो वास। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रथम पंक्ति में जो वास शब्द है, द्वितीय पंक्ति में निवास शब्द, मतलब दोनों समान अर्थ वाले हैं। वास तथा निवास जो है वो एकार्थक शब्द है और अलग अलग वाक्यों में यूज हुए हैं, एक ही अर्थ वाले। जब शब्द अलग अलग वाक्य में अलग अलग बार यूज हो, अलग अलग तरीके से यूज हो, तो वहां पे पुनरुक्त दोष होता है। मतलब उनका अर्थ तो एक ही निकल रहा है, लेकिन वो वाक्य में अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। चलिए रस दोष देख लेते हैं हम लोग कि रस दोष क्या क्या है। काव्य दोष के अंतर्गत रस दोष होते क्या है फ्रेंड्स? काव्य में जो रस का स्थान है, वो रस का जो हमारे जीवन में महत्व है, वो हमें रसास्वादन करवाना है। लेकिन रसास्वादन में व्यवधान होने पर रस दोष माना जाता है। मतलब हम जब रस का स्वादन नहीं कर पाते, रस की अनुभूति नहीं कर पाते, तो वो रस दोष माना जाता है। जिस पर भाव, विभाव, संचारी भावों का उचित विवेचन न होना, इसमें या उनका प्रतिकूल अवस्था में चित्रण होना रस दोष कहा जाता है। मतलब जब भाव, विभाव या संचारी भावों का उचित विवेचन ना हो, बल्कि उनका प्रतिकूल अवस्था में चित्रण होना रस दोष कहलाता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। खेलो आज होरी, गोरी करत हम निहोरी। मतलब चलो हम होली खेलते हैं, मैं तुम्हारी निहोरी कर रहा हूँ। हम पल को पतो न, यहाँ कली कहाँ हो दोगे। मतलब पल का पता नहीं है, कल हम कहाँ होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रथम पंक्ति में श्रृंगार रस हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि नायक कह रहा है खेलो आज होरी, मतलब नायिका से कह रहा है कि आज होली खेलो हमारे साथ, मैं तुम्हारे निहोरे कर रहा हूँ। और दूसरी पंक्ति में वैराग्य सूचक भाव है। क्यों है? पल को पतो न, यहाँ काली कहाँ हो दोगे। मतलब पल का पता नहीं है, वैराग्य सूचक है, इनको एक साथ नहीं रखना चाहिए था, और इसलिए इसे यहाँ पे रस दोष है। मतलब एक तरफ तो श्रृंगार रस की बात हो रही है, दूसरी तरफ वैराग्य की बात हो रही है, तो इस तरीके से रस दोष होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने जाना रस दोषों के बारे में। रस दोषों को मैंने आपको 4 तरीके से बताया था, जल्दी जल्दी इसका रिकैप कर लेते हैं। मैंने शब्द दोष बताए थे, काव्य दोष बताए थे आपको, और आपको वाक्य दोष बताए थे, और उसके बाद आपको मैंने रस दोष बताए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए आप कीजिए अपनी परीक्षा की तैयारी, मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में। तो मिलते हैं आपको, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।